हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्रीकल्चर के इरिगेशन टॉपिक में हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है सिंचाई की विधियां, अर्थात कि फसल जो हमने बुआई की है उसको जल की आवश्यकता होती है, तो जल हम जिस विधि से पहुंचाते हैं, जिस कृत्रिम विधि से पहुंचाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। कल सिंचाई से संबंधित हम कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम सिंचाई की विभिन्न विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिंचाई की विधि में दो चीज़ों को हमें देखना होता है। पहला तो है सिंचाई करना और दूसरा है जब जल की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो उसको बाहर भी निकालना, अर्थात निकासी करना उसका, जिसको हम ड्रेनेज कहते हैं। तो हमेशा एग्रीकल्चर के साथ में एग्रीकल्चर में इरिगेशन के साथ ड्रेनेज ऑलवेज एंड ऑलवेज जुड़ा रहता है, क्योंकि जल की मात्रा एक निश्चित लेवल तक, एक निश्चित स्तर तक ही फसल को चाहिए रहता है। उससे अधिक यदि हम जल की मात्रा प्रोवाइड कर देते हैं तो वो फसल को नुकसान भी पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ड्रेनेज वाले पार्ट में हम स्टडी करेंगे, इसका अगला हिस्सा है। मगर अभी के टॉपिक में हम सिंचाई की विधि के ऊपर चर्चा करते हैं कि इरिगेशन के कितने मेथड्स हैं और क्या क्या मेथड होते हैं। तो इरिगेशन के मेथड की यदि हम बात करें तो इसके मेथड की बात को हम इसको दो भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं दो भागों में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला जो है वो है सरफेस इरिगेशन। पहला जो टॉपिक होता है वो है सरफेस इरिगेशन और दूसरा जो हिस्सा होता है वो है हम लोगों का सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत हम 3-4 बातों को पढ़ते हैं। सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सरफेस इरिगेशन में सबसे पहला जो बिंदु हम पढ़ते हैं वो है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब क्या रहता है? फ्लडिंग एक ऐसा विधि है, जैसे हम सामान्यतः छत्तीसगढ़ी में एक शब्द बोलते हैं पानी पलोना। इसका मतलब क्या रहता है कि खेत में धान लगा हुआ है, नहर से एक छोटी सी नाली को लाकर उसमें क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट कर दिया जाता है और वो पानी पूरे खेत में यूनिफॉर्मली उसमें क्या हो जाता है? फिल हो जाता है। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को फ्लडिंग कहा जाता है। फ्लडिंग मतलब कि बाढ़ लाना, अर्थात खेत में हमने क्या लिए? खेत में हमने बाढ़ ले आया। इतना भी बाढ़ नहीं लेके आ रहे हैं कि उससे फसल बह जाए, केवल ये काम करना है कि खेत में हर एक एक पौधे को सेपरेट सिंचाई देने से बेहतर है कि पूरे के पूरे उस खेत में एक साथ ही हमने क्या कर दिया? उसको जल से भर दिया यूनिफॉर्मली। तो ऐसे सिंचाई की पद्धति क्या कहलाती है? फ्लडिंग कहलाती है। फ्लडिंग सामान्यतः क्या रहता है? लो लैंड राइस फसल के लिए होता है। लो लैंड राइस का मतलब क्या होता है कि जो भूमि थोड़ा सा ऐसे ढलान टाइप वाली स्थिति में रहती है, तो ऐसे ढलान वाले जैसे जगह पर हम क्या करते हैं, और वहाँ खास कर यदि धान की फसल हुई है तो ऐसे टाइप के फसल के लिए हमें फ्लडिंग जैसे सिंचाई पद्धति की आवश्यकता होती है। अर्थात पानी को चाहे नदी से हो, नाला से हो, नहर से हो, किसी से भी हो, हम एक पतली सी नाली के थ्रू हम क्या करते हैं? खेत में लाते हैं, उसको जोड़ देते हैं और उस नाली से पानी जो है कंटिन्यू खेत में आते रहता है और खेत को एक लेवल तक क्या करता है? भर देता है। लगभग एक दिन भर का पूरा समय लग सकता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे का भी समय लग सकता है। उतने में जब खेत पूरा भर जाएगा तो जाकर उस नाली को फिर से क्या कर दिया जाता है? उसके मुहाने को बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की सिंचाई पद्धति जो होती है वो सिंचाई पद्धति किस नाम से जानी जाती है? फ्लडिंग के नाम से जाना जाता है। यह सरफेस इरिगेशन सतही सिंचाई का है। सब सरफेस इरिगेशन ये सतही सिंचाई नहीं है, सतह से थोड़ा सा नीचे सिंचाई की बात करता है, नीचे लेवल पर। तो एक एक करके अभी हम ये देखते जाते हैं। सरफेस इरिगेशन में पहला जो टॉपिक है, पहला क्या चीज के बारे में हमने देखा? फ्लडिंग। दूसरा जो इसका जो महत्वपूर्ण तरीका होता है वो है हम लोग का चेक बेसिन मेथड। सेकंड जो है उसको बोला जाता है चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड क्या होता है? चेक बेसिन मेथड को हिंदी में यदि आप लिखना चाहेंगे तो इसको क्यारी में जो सिंचाई हम देते हैं, क्यारी बना बनाकर, तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है? चेक बेसिन मेथड कहलाता है। इसमें क्या होगा कि ये इस प्रकार से, जैसे आपके पास ये कोई खेत है तो इस खेत में क्या कर दिया जाता है? बीच में बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे करके क्यारी बना दी गई है और इस क्यारी में ऐसे सभी जगह से बीच बीच से ऐसे क्या कर दिया जाता है? इस प्रकार से आउटलेट निकाल दिए जाते हैं। ये ऐसे, ये जो आउटलेट जो निकाले जा रहे हैं ये इस प्रकार से। तो क्या होता है, जब कभी भी पानी जैसे इस तरफ से एंट्री किया
तो यहाँ से जाने के बाद वो पानी इन दोनों दिशा में निकल रही है, फिर यहाँ से जाने के बाद पानी इन दोनों दिशा में निकल रही है, फिर यहाँ आगे बढ़ने के बाद ये पानी ऐसे दोनों दिशा से करके इस प्रकार से क्या होते हैं, वो निकलते हैं। और इस प्रकार से इसमें क्या बना हुआ है, ऐसे क्यारी बने हुए हैं। यहाँ इधर फसल लगा है, इधर फसल लगा है और बीच में ऐसे पानी बह रहा है। यहाँ भी इस हिस्से पर फसल लगा है, यहाँ बीच से क्या है, पानी बह रहा है। तो क्यारी या पंक्तिबद्ध रूप में जब हम क्या करते हैं, पतला सतह, जमीन की सतह के ऊपर है नाली बनाते हैं और वो नाली को खेत के हर एक क्यारी तक जब हम पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार का जो सिंचाई पद्धति है उस सिंचाई पद्धति को चेक बेसिन मेथड कहा जाता है। ये जो है ये एक छोटा सा बेसिन बन गया हम लोगों का, ये एक छोटा सा बेसिन बन गया, तो ये चेक बेसिन मेथड कहलाता है। तो चेक बेसिन मेथड सामान्यतः क्या होता है, नज़दीक उगने वाले पौधे के लिए उपयुक्त होते हैं। जो पौधे, जो फसल जो बिल्कुल पास पास उगते हैं उनके लिए रहता है। सॉइल टेक्सचर तथा स्ट्रीम साइज के अनुसार क्यारी का आकार 4 मीटर बाई 4 मीटर से लेकर 6 मीटर बाई 6 मीटर तक हो सकता है। 4 मीटर बाई 4 मीटर, इस शब्द का तात्पर्य क्या है, 4 मीटर एक तरफ लंबा, 4 मीटर दूसरे तरफ लंबा। तो ये जो है ये पूरा का पूरा ये एक क्यारी हो सकता है। तो जैसे इसमें पानी आया तो ये पानी से ये पूरा एरिया, और इधर से पानी यदि बह रहा है तो इससे ये पूरा एरिया क्या होते रहेगा, सिंचित होते रहेगा। हम सामान्यतः घर में जब सब्जी उगाते हैं, सब्जी लगाते हैं अपने बाड़ी वगैरह में, तो सिंचाई की जो पद्धति उपयोग करते हैं उसमें अंदर में क्यारी के पास ले जाकर हम जब छोटे छोटे नाली बनाते हैं और उसमें जब पानी उसमें सप्लाई करते हैं, तो यही मेथड हमारा किस नाम से जाना जाता है, चेक बेसिन मेथड के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो तरीका होता है उसको बोला जाता है रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन क्या रहता है, रिंग बेसिन कैसा होता है कि ये पेड़ है, तो इस पेड़ के चारों ओर इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, एक रिंग बना दिया जाता है। इसकी थोड़ी सी ऊंचाई इसको कर दी जाती है, ये इस तरीके से, ये थोड़ी सी ऐसे ऊंचाई, और इसमें क्या किया जाता है, पानी भर दिया जाता है। तो ये पानी भरते हैं तो ये पानी क्या होता है, इस एक पौधे के लिए ही क्या रहता है, सफिशिएंट रहता है। तो ये रिंग नुमा आकृति हम बनाते हैं। इस प्रकार की सिंचाई सामान्यतः किसके लिए की जाती है, छोटे पौधों के लिए इसकी सिंचाई नहीं की जाती है। सामान्यतः फलदार जो वृक्ष होते हैं, जैसे आम का बगीचा हो गया, अमरूद का बगीचा है, एप्पल का हो गया, तो इन टाइप के जो बगीचे होते हैं उनमें सभी पेड़ एक एक पेड़ के रूप में रहता है। तो उन सभी पेड़ों को अच्छे तरीके से सिंचाई देने के लिए क्या किया जाता है, उन सब को इस प्रकार से छोटे छोटे रिंग में क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये रिंग क्या है, ईंट का रहता है, 1 आध फीट ऊपर तक रहता है, उसमें फिर क्या किया जाता है, पानी भर दिया जाता है। तो फलदार वृक्ष की जो सिंचाई होती है सामान्यतः वो रिंग बेसिन मेथड से होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फलदार जो वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष की जो सिंचाई है हम रिंग बेसिन से करते हैं। इसमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि 2 पेड़ के बीच में कम से कम 15 से 20 फीट का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो यह रिंग बेसिन मेथड से हम इस प्रकार से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। अगला जो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या किया जाता है कि चौथा जो इसका जो तरीका होता है उसका नाम है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या होता है, खेत को छोटे छोटे और लंबी पट्टियों में बांट दिया जाता है। पट्टी की चौड़ाई तथा लंबाई जल के बहाव, ढलान प्रतिशत और भूमि की बनावट के अनुसार क्रमशः 3 से 15 मीटर चौड़ी और 30 से 300 मीटर लंबी हो सकती है। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित आकार 30 से 50 मीटर लंबा और 3 से 5 मीटर चौड़ा होता है। सिंचाई जल की सुगमता से बहाव के लिए पट्टियों में 0.1 से 1% तक का ढलान दिया जाता है। इस पे क्या होता है, ये भी क्यारी जैसे चीज़ के लिए है, मगर क्यारी वाले जो सिंचाई है सामान्यतः सब्जी के लिए उपयोग करते हैं। तो ये जो बॉर्डर स्ट्रिप जो मेथड होता है, ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड किसके लिए उपयोग होता है, बड़े बड़े खेतों के लिए प्रयोग होता है। तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या है कि जो खेत हैं, कोई बड़ा सा खेत हमने ले लिया, ठीक है, इस बड़े से खेत में हम क्या करते हैं, ये लगभग 30 मीटर लंबा है और लगभग 50 मीटर चौड़ा है। तो इसमें क्या होता है, 3 से 5 मीटर तक लंबा इस प्रकार से स्ट्रिप में हम क्या करते हैं, इसमें इसके चारों ओर इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, ऐसे पानी को बहा देते हैं।
ठीक है। तो पानी का जब बहाव इसके चारों ओर रहता है तो इस स्थिति में वो पानी पूरा इसमें क्या होता है, सीपेज के थ्रू, और इसको इस पूरे खेत को क्या कर देता है, सिंचाई कर लेता है। तो इन प्रकार के जो पद्धति है, ऐसे सिंचाई पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये है, खेत के बॉर्डर पे एक पतली सी नाली का स्ट्रिप है और उस नाली के स्ट्रिप में क्या कर दिया जाता है, पानी का बहाव करा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, पानी इसमें पूर्ण रूप से इस तरीके से रिस कर इस पूरे एरिया को अच्छे से क्या कर देता है, सिंचित कर देता है। तो ये कंडीशन इसमें बता दिया गया है कि कैसे कैसे होना चाहिए। तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ये इस प्रकार का है। पट्टी की चौड़ाई व लंबाई हल्की मिट्टी में कम और भारी मिट्टी में अधिक होती है। यह विधि सैंडी सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो तरीका है ये सैंडी सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं है, सैंडी सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं होता, बाकी सभी प्रकार की मिट्टी के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। 5वां नंबर जो है इसके सिंचाई का वो है फ्यूरो इरिगेशन या फ्यूरो मेथड जिसको कहते हैं। फ्यूरो का मतलब होता है कुंड। तो कुंड सिंचाई में क्या होता है, खेत में क्या कर दिया जाता है, खेत के किसी एक कोने में कुंड बना दिया जाता है और उस कुंड में पानी को स्टोर करके रख लिया जाता है एवं जिस वक्त जरूरत पड़ा उस वक्त हम उसमें से क्या करते हैं, सिंचाई के लिए जल निकालते हैं और उस जल से हम सिंचाई अपना कार्य ले लेते हैं। जैसे देखे होंगे गांव तरफ जब जाएंगे तो कि खेत में ये इस प्रकार खेत है तो खेत के किसी एक कोने में कुंड टाइप बना दिया गया। अब इस कुंड में क्या है, ये कुंड जो रहता है वो गहरा रहता है। कुंड की गहराई लगभग 30 से 300 मीटर तक हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हालांकि 300 मीटर का कुंड बहुत गहरा होता है तो 20 मीटर 25 मीटर तक के गहराई वाले कुंड रखे जाते हैं और इस कुंड से में जो पानी भरा रहता है उस पानी को क्या किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। अर्थात एक कुएं का रूप ही रहता है, उसमें से निकाल के इस पूरे फील्ड को क्या कर दिया जाता है, इसकी खेती की जाती है। तो ये जो मेथड है हम लोग का फ्यूरो मेथड कहलाता है। फ्यूरो मेथड के हालांकि 3-4 विधि हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है इनको याद रखना। एक है कोरुगेशन मेथड, एक होता है शॉर्ट फ्यूरो, एक होता है स्किप इरिगेशन, एक है वाइड स्प्रेड फ्यूरो इरिगेशन है, एक है विद इन रो इरिगेशन है। तो ऐसे करके इनके 4-5 तरीके दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा उनको डेप्थ में जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रख लें कि फ्यूरो इरिगेशन क्या होता है, खेत के बीच में या खेत के किनारे में कहीं कुंड बना दिया जाता है और उस कुंड में क्या किया जाता है, पानी को एकत्रित करके रखा जाता है। उस पानी को जैसे ही फसल होता है, फसल के समय में फसल की बुआई होती है, जैसे ही बीज की बुआई करते हैं उस वक्त फिर उस कुंड से पानी लेकर क्या किया जाता है, उसको सिंचाई की जाती है। अब इसके पश्चात आता है इसके फ्यूरो मेथड का लाभ क्या है। फ्यूरो मेथड का लाभ है कि कुंड में जल आधे से 1/4 तक की भू सतह को भिगोता है। इस तरह जल के वाष्पीकरण के कारण कम हानि होती है। तो पहला चीज़ तो ये है कि आधा से लेकर 1/4 तक के एरिया को ही ये भिगोता है जितना हमें जल की आवश्यकता होती है, और पूरा का पूरा जल जो है वो सतह पर नहीं होता, इसलिए वाष्पीकरण कम होता है और जल की हानि कम होती है। दूसरा है इस विधि में क्रस्ट नहीं बनता, अर्थात भूपर्पटी का निर्माण नहीं होता इस विधि से। तीसरा बिंदु है रिसाव द्वारा जल मेड़ पर लगे पौधों की जड़ों तक पहुंचती है और सिंचाई करने पर जल की बचत होती है। अर्थात देखो इसके आसपास में ये जो कुंड है तो कुंड के निचले वाले एरिया पर इस तरफ से पूरा इसके मेड़ वाले पर एरिया पर क्या हो जाता है, पानी की पहुंच बन जाती है रिसाव के द्वारा। सीपेज मतलब क्या होता है, मिट्टी पर हॉरिजॉन्टली वाटर का क्या होना, फ्लो होना, तो ये सीपेज कहलाता है। तो इस सीपेज के द्वारा इनके मेड़ पर मौजूद जो भी पौधे रहते हैं उनको सिंचाई के लिए जल मिल जाता है। इस प्रकार से उनको अतिरिक्त जल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मेड़ पे कैसे पौधे लगते हैं, अरहर की जो खेती होती है सामान्यतः मेड़ पर की जाती है, तो उसके लिए अलग से फिर हमें सिंचाई के लिए जल देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है हम लोगों का, ये सब फ्यूरो मेथड के मेरिट से हैं। एक होता है हम लोगों का सर्ज इरिगेशन, 6वें नंबर पे जो है 6वां है सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन पे क्या होता है, गुरुत्व जल बहाव के सिद्धांत पर भू सतह पर जल रोक रोक कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, पानी अपन सिंचाई के लिए दे रहे हैं, पहले थोड़ी देर के लिए 4 घंटे के लिए अपन ने पानी को ओपन किया,
फिर कुछ देर के लिए रुक गए। उस पानी को जब तक मिट्टी पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता और फसल तक नहीं पहुंच जाता तब तक दोबारा जल नहीं दिया जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है फिर से वाटर के फ्लो को ऑन किया जाता है। तो कंटिन्यू ये ऑन और ऑफ के सिस्टम के द्वारा, जरूरी नहीं है कि वहाँ मशीन लगाए हों, नाली भी बना हो तो एक बार नाली को 4 घंटे के लिए खोल दिए फिर बंद कर दिए 2 घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए नाली को खोल दिए फिर 2 घंटे के लिए बंद कर दिए। इस प्रकार का जो पद्धति होता है, ये पद्धति से हम जो इरिगेशन करते हैं वो सर्ज इरिगेशन कहलाता है। ये सर्ज इरिगेशन मूल रूप से किस चीज़ के लिए रहता है कि यदि पानी बहुत ज़्यादा खेत में भरा हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी का पर्कोलेशन होगा, पानी क्या हो जाएगा, जमीन के नीचे चले जाएगा। तो ये हम लोग के लिए जल की क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है, सिंचाई जल की। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, सर्ज इरिगेशन किया जाता है। रोक रोक कर थोड़े थोड़े समय अंतराल पर सिंचाई के लिए जल दिया जाता है, ये सर्ज इरिगेशन है। और एक होता है कैब्लिगेशन, 7वां नंबर जो है, ये जो पद्धति है कैब्लिगेशन के नाम से जाना जाता है। कैब्लिगेशन जो मेथड है ये भी सर्ज इरिगेशन के जैसे रहता है। सर्ज इरिगेशन जो रहता है ये मैनुअली होता है और यही सर्ज इरिगेशन को जब हम मशीन से करेंगे तो ये हम लोग को कैब्लिगेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये है कि बोर को जैसे कनेक्ट कर दिए, अब एक स्विच को हाथ से ही बंद और चालू बंद चालू करते रहेंगे, पानी जो है खेत में कंटिन्यू इंटरवल पे मिलते रहेगा। तो जब सर्ज इरिगेशन मशीनीकृत रूप से करते हैं तब ये कैब्लिगेशन कहलाता है। इससे बेनिफिट ये रहता है कि पौधे को रोक रोक कर पानी दिया जाता है, तो पौधे को जितना पानी चाहिए रहता है वो धीरे धीरे उसी अमाउंट में एब्जॉर्ब करते रहता है। तो ये जो इतने जो हमने ये जो मेथड देखे, ये सब के सब कौन से मेथड के अंतर्गत आते हैं, सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये सब के सब सतही सिंचाई कहलाते हैं, सतह पर इनकी सिंचाई हो रही है। सरफेस इरिगेशन का मतलब है ये सतही सिंचाई, ये सतह पर हम सिंचाई जो करते हैं उस विधि को बता रहे हैं। दूसरा जो आता है वो है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, मूल रूप से देखा जाए तो धरातल के नीचे निश्चित गहराई पर कृत्रिम जल स्तर बनाए रखकर फसल को जलापूर्ति की जाती है। तो क्या करना है इस पर, धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर हम जल स्तर को मेंटेन करके रखते हैं। और ऐसे जब जल स्तर को मेंटेन करके रखते हैं तो ये जो सिंचाई की पद्धति है ये हम लोग के सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत काउंट होता है। जल खुली नाली अथवा रंध्रयुक्त पाइप द्वारा प्रवेश कराया जाता है, सतह के ऊपर प्रवाह करते हैं तो सरफेस इरिगेशन है। वो सतह के नीचे से जब जल को प्रवाहित करते हैं, या सतह पर है, ये जैसे ये सतह है, अब इस सतह में क्या कर दिया गया, इस बीच से इस प्रकार से ऐसे नाली बना दिया गया और नाली से अब जल को प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये जल कैसे प्रवाहित हो रहा है, जो सतह है उस सतह से थोड़ा सा नीचे 30 से 35 सेंटीमीटर गहराई नाली का कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो पानी जो बहाव हो रहा है उस बहाव के कारण ये रिसाव से ये पूरे एरिया को क्या कर देता है, ये सिंचित कर देता है। तो पानी के ऊपर मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर पे आपको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, हल्का सा गीला जैसे दिखेगा, मगर नीचे जो जड़ हिस्सा है जिसको पानी की आवश्यकता है उसमें पानी बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये जो मेथड है, ये जो तरीका ये देख रहे हैं हम, ये सब सरफेस इरिगेशन कहलाता है। तो सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास, ये अच्छा सब सरफेस इरिगेशन अपने आप में ये दूसरा तरीका है। इसमें जल कैपिलरी एक्शन द्वारा पौधों की जड़ तक पहुंचता है। समान गठन वाली अच्छी पारगम्य मिट्टी के लिए यह सिंचाई विशेष उपयुक्त होती है। तो सब सरफेस इरिगेशन में यही चीज़ है कि कैपिलरी एक्शन द्वारा पौधों तक पहुंचाया जाता है जल। मतलब इसमें क्या है कि जल स्तर को सतह के नीचे रखा जाता है, सतह के नीचे पहला। दूसरा बिंदु है कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बात है कि वाष्पीकरण हानि रुकता है, इससे वाष्पीकरण हानि रुक जाता है। चौथा महत्वपूर्ण है गहरी खाई जो बनाते हैं, जो नाली जो बना रहे हैं हम, ठीक है। चौथा, नाली का प्रयोग सिंचाई
के साथ निकास में भी होता है। निकास मतलब ड्रेनेज में, अर्थात जिस नाली से आप जल को खेत तक पहुंचाओगे उसी नाली से तो आप खेत में मौजूद जल को बाहर भी निकाल सकते हो। तो नाली का प्रयोग सिंचाई के साथ साथ किस चीज़ के लिए होता है? जल निकासी के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका और महत्वपूर्ण बात है, जहाँ का जल स्तर छिछला होता है, शैलो होता है, पतला होता है, वहाँ के लिए यह विधि उपयुक्त है। अर्थात कम जल स्तर वाले जगह के लिए भी सब सरफेस इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। इस विधि पर खरपतवार कम होता है। इस बात को भी ध्यान देना है हमें कि इस विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस पर खरपतवार कम होता है। खरपतवार कम होगा। तो ये सब सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत आता है। मूल रूप से देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब मशीनीकृत या मशीन का जब उद्भव नहीं हुआ था तो उस वक्त सिंचाई की ये दो विधियां प्रचलित थी। एक है सरफेस इरिगेशन और दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन। मगर समय में बदलाव के साथ साथ और एग्रीकल्चर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का क्या होते गया, विकास होते गया, सिंचाई की पद्धति में बदलाव हुआ और इन दो सिंचाई पद्धति के अलावा तीसरा चौथा पद्धति भी क्या हुआ, हमारे सामने आए। और ये जो तीसरा जो चौथा जो पद्धति है, दो और नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन और एक है ड्रिप इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, इनके अलावा दो और विधि आते हैं हमारे पास सिंचाई के। तो उनमें तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो नाम है, पहले तो देख लिए सरफेस और सब सरफेस, तीसरा जो नाम हम देखते हैं वो तीसरा नाम क्या है? स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? बौछारी सिंचाई। बौछार, बौछार का मतलब क्या रहता है? ऊपर से छिड़काव करना। तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है? यह बौछारी सिंचाई कहलाती है। इस पर फव्वारा के रूप में पानी को पत्तियों के ऊपर डाला जाता है। तो पहला चीज तो यह है कि फव्वारा के रूप में सिंचाई की जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 1000 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी को क्या किया जाता है? स्प्रे करके डाला जाता है। स्प्रिंकलर एक मशीन होता है, उस मशीन पर क्या रहता है? खेत में जो पाइप बिछाते हैं उस पाइप से, जैसे ये खेत है, ठीक, देखिए जैसे कि ये खेत है। अब इस खेत में क्या किया जाता है? ऐसे पाइप को बिछा दिया गया, ठीक है, क्यारी पर। तो इस पर ऐसे छोटे छोटे पाइप ऐसे करके क्या होते हैं? निकले हुए रहते हैं। और इन पाइप पर इस प्रकार से क्या लगा रहता है? गोल घूमने वाले स्प्रिंकलर लगे रहते हैं। बहुत पतला सा छिद्र होता है और इसमें से वाटर जो होता है जाता है और ये जो है घूम घूम के चारों ओर 360 डिग्री में इस तरीके से क्या करता है? पानी का फव्वारा फेंकता है। ये पानी का फव्वारा क्या करता है कि इसका रेट कैसा रहता है फेंकने का? लगभग 1 घंटे में 1000 लीटर, 1000 लीटर पानी को 1 घंटे में क्या करता है? वो स्प्रेड आउट करता है। और इसमें प्रेशर कितना रहता है? 2.5 बार का क्या होना चाहिए? दाब होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, ये बोला गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि 10 मीटर त्रिज्या कवर करता है। 10 मीटर त्रिज्या को ये कवर करते हैं। अर्थात ये है कि एक स्प्रिंकलर जब इस तरीके से क्या होता है? गोला घूमता है तो वो 10 मीटर त्रिज्या बनाते हुए, समझ लो वृत्त, उतने एरिया के, उतने बड़े एरिया को वो क्या करता है? कंटिन्यू सिंचाई करते रहता है। बौछार की दर इस तरह नियंत्रित होती है कि जल की मात्रा अंतः स्पंदन से अधिक ना हो। अंतः स्पंदन अर्थात इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन मतलब जमीन जल को सोख कर तुरंत नीचे ले जाता है, तो यह विधि इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। तो बौछार को इस तरीके से नियंत्रित करते हैं
कि जल की मात्रा अंतः स्पंदन से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि हम बौछार करते जा रहे हैं और अंतः स्पंदन से पानी क्या चलते जाएगा, हम लोगों का जमीन के नीचे जाते जाएगा। तो वाटर यदि बहुत ज़्यादा जमीन के नीचे चला जाएगा तो हमारा सिंचाई करने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। यह विधि धान व जूट को छोड़कर अन्य सभी फसल में अपनाई जाती है। तो इसके लिए चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या चीज़ है, धान प्लस जूट को छोड़कर अन्य सभी फसल के लिए, अन्य सभी फसल हेतु हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। धान हो गया और जूट हुआ, धान प्लस जूट को छोड़ दो तो इनको छोड़कर अन्य सभी फसल के लिए क्या होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग होता है। भारत में यह पद्धति बहुत ही सीमित पैमाने पर व्यावसायिक फसल जैसे कॉफी, चाय या फलोद्यान सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। भारत में यह सीमित पैमाने पर है, प्लस व्यावसायिक फसल हेतु इसका सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। अब व्यावसायिक फसल में चाय है, कपास है, ऐसे टाइप के जो फसल होते हैं उनके लिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसका गुण क्या है, इसका फायदा क्या है, तो ये जितना भी चीज़ थे हम तो इसके स्प्रिंकलर इरिगेशन को देखें। इसके गुण की जब हम बात करते हैं और इसके दोष की बात करेंगे, हम दोनों बातों को देखना है। गुण में सबसे पहला चीज होता है नो कन्वीनियंस लॉसेस, अर्थात यह है कि नो कन्वीनियंस लॉसेस, अर्थात पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता। अन्यथा कल हमने क्या पढ़ा था कि नाली से या नहर से जब हम पानी को उसके स्रोत से खेत तक लेके आते हैं तो कुछ वाटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसको हमने ग्रॉस नेट ड्यूटी ऑफ वाटर अपन ने पढ़ा था और ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर पढ़ा था। तो ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर और नेट ड्यूटी ऑफ वाटर के वो किस लिए आता है कि पानी का लॉस हो जाता है सिंचाई के लिए जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आते हैं। तो चूंकि इसमें हम पानी को क्या करते हैं, एक पाइप से लेकर आते हैं ट्यूबवेल के बाद, तो पाइप से तो पानी कहीं जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या है, नो कन्वीनियंस लॉस बोला गया है। जल का एक समान वितरण होता है। दूसरा जो इसका गुण होता है, जल का एक समान वितरण, अर्थात सब तरफ एक जैसे क्या होता है, एक समान वितरण होता है। तीसरा है अन्य विधि के लिए आवश्यक जल से इस विधि द्वारा 1.5 से 2 गुना अधिक क्षेत्र में सिंचाई किया जा सकता है, अर्थात 1.5 से 2 गुना अधिक क्षेत्र में सिंचाई। ये तीसरा बिंदु, तीसरा गुण है। चौथा, अर्थात जैसे देखिए एक खेत में फ्लडिंग के मेथड से सिंचाई करने के लिए जितना पानी की आवश्यकता है उतने ही पानी की मात्रा से वैसे वैसे 2 खेतों की सिंचाई हो सकती है, ये बताने का काम कर रहे हैं। इसका लॉस क्या है, हवा की गति अधिक होने पर सिंचाई नहीं हो सकता, क्योंकि स्प्रिंकलर के प्रेशर के द्वारा हम पानी को 10 मीटर तक के रेडियस में नहीं फैला सकते। तो पहला हानि है इसका, हवा की गति अधिक रहने पर सिंचाई नहीं होना। दूसरा है गर्म और शुष्क वायु वाले क्षेत्र के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। पहला क्या है, हवा की अधिक गति के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा सेकंड जो पॉइंट है, गर्म और शुष्क वायु वाले क्षेत्र, गर्म प्लस शुष्क वातावरण है तो यह सही नहीं होता। तीसरा, इंस्टॉलिंग कॉस्ट हाई होता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई रहता है। इसका तात्पर्य क्या है कि इस विधि को जब हम लगाते हैं स्प्रिंकलर के लिए, जितने भी पाइप वगैरह हम लगाएंगे, स्प्रिंकलर पूरा मशीन जो लगाना पड़ता है, तो शुरुआती इसका खर्च क्या होता है, बहुत अधिक होता है, लागत इसमें बहुत ज़्यादा आता है और रोगजनक का प्रसार होता है। तो ये सब क्या है, इसके दोष हैं। किसके, स्प्रिंकलर के। इस स्प्रिंकलर के बाद एक और तरीका आता है, वो होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन
को किस नाम से जाना जाता है? रिसाव सिंचाई कहते हैं हम। ये जो है ये ड्रिप इरिगेशन अर्थात रिसाव सिंचाई। ड्रिप इरिगेशन पर क्या होता है? अल्प वर्षा तथा बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में, बलुई मिट्टी अर्थात वो क्षेत्र जहाँ वाष्पन दर अधिक है, जहाँ ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो कहाँ होता है? बलुई मिट्टी में होता है। तो ऐसे जगह के लिए ये विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो ड्रिप इरिगेशन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या चीज़ है कि ये अल्प वर्षा प्लस बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में उपयोगी है, बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बात है कि इसका विकास कहाँ किया गया था? इजराइल में किया गया था। और जल मिट्टी में कैपिलरी एक्शन के द्वारा रिस कर फसल के जड़ क्षेत्र में पहुंचता है। तो इजराइल में विकसित किया गया और जड़ जो है, जल जो है कैपिलरी एक्शन के द्वारा जड़ तक पहुंचता है। ये दूसरा बिंदु है। तो ड्रिप इरिगेशन आप देखे होंगे, उसको क्या किया जाता है? पौधे को एक क्यारी में लगाया गया, तो एक क्यारी में लगाते हैं तो जहां क्यारी लगता है, ठीक, जैसे देखिए ये इस प्रकार से, ये क्यारी है, ये इस प्रकार से, ठीक है। इस क्यारी में क्या किया गया है? ऐसे पौधे लगाए गए हैं, ये ऐसे करके पौधे उगाए हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? एक पाइप लगा दिया जाता है, ये बिल्कुल पतला सा, ऐसे करके पतला सा पाइप यही मिट्टी की क्यारी में दबा दिया जाता है एवं उसके जड़ के पास सभी जगह पर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है? छिद्र बना दिया जाता है, छेद, ताकि इसमें से जो पानी निकलेगा इस पाइप से, इस छोटे छोटे होल से, वो सीधा इस पौधे के कहाँ तक पहुँचे? जड़ के पास पहुँचे। ऐसी विधि को ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। स्प्रिंकलर में जस्ट अपोजिट था, पाइप लगा दिया गया है, पाइप के ऊपर में और पाइप लगे हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकलर लगा है और वो स्प्रिंकलर क्या होता है? पूरा ऐसा घूमेगा। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में सिंचाई पत्तों पर सबसे पहले पानी गिरता है और वहां से सीधा कहाँ पहुंचता है? जड़ तक पहुंचता है, फिर सिंचाई होती है। लेकिन तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे बरसात से सिंचाई होती है, बिल्कुल वही पद्धति को फॉलो कर रहा है, बस यह कि कृत्रिम बरसात कर रहे हैं, कृत्रिम हम बौछार दे रहे हैं। मगर ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? पानी को सीधे जड़ तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें भी तो हमको इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, पाइप हमको लगाना पड़ेगा, पाइप बिछाना पड़ जाएगा। तो ये जो पद्धति है ये ड्रिप इरिगेशन में आता है। तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा सीधे जड़ तक जाता है। इसमें जल का रिसाव दर अर्थात जल जो है उस पाइप के बिंदु से, पाइप से बूंद बूंद के रूप में कैसे रिसता है? 1 से 4 लीटर प्रति घंटा। तो इसमें जो रिसाव दर है, रिसाव दर कितना होता है? 1 से 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से रिसता है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसके लिए कि यह जड़ प्रदेश को नम बनाता है। इससे पौधों को न तो जल की कमी महसूस होती है और न ही जल का फिजूल खर्च होता है। इस विधि में मुख्य पाइपलाइन, सबमेन्स, लैटरल्स तथा एमिटर्स होता है। स्प्रिंकलर मेथड में जल एक दाब बल से निकलता है। इसमें जल जो रहता है बिना किसी दाब के निकलते हैं। स्प्रिंकलर के लिए क्या करना पड़ता है? हमको 2.5 बार के आसपास का प्रेशर देना पड़ता है, तब वो क्या होता है? फव्वारे के साथ निकलता है। बिना प्रेशर के तो फव्वारा बनेगा नहीं। इसमें क्या होता है? किसी दाब की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य दाब सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती, सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात हमें और ज़्यादा दाब या प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा प्रेशर देंगे तो उसके लिए अलग से मशीन लगाना पड़ेगा या एनर्जी का वेस्टेज होगा, तो वो हम लोगों के लिए आखिर कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें सिंचाई का अंतराल 1 से 4 दिन होता है और इस विधि से सिंचाई करने पर 50 से 70% जल की बचत होती है। तो पहला तो ये है कि 1 से 4 दिन के अंतराल पर होता है सिंचाई। और छठवां जो बात है, लगभग 50 से 70% जल की बचत होती है।
तो ये देखिए, ये ड्रिप इरिगेशन के बारे में था। ड्रिप इरिगेशन के महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर, क्योंकि इनमें इन्हीं टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन है। तो ये सभी क्या है, ये सिंचाई के हमारे पास ये ऐसे कुछ विधि हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, ड्रिप इरिगेशन में एक चीज़ किया जाता है कि कुछ हर्बिसाइड्स और कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील वाले फर्टिलाइजर को इनके साथ मिलाकर दिया जा सकते हैं। मतलब फर्टिलाइजर या हर्बिसाइड्स को जल में घोलकर क्या किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा हमें एक व्यक्ति रखने का या एक मशीन के द्वारा उसको छिड़काव करने की आवश्यकता से हम बच जाते हैं। फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक, जैसे कुछ ऐसे नाइट्रोजनस उर्वरक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो इस पद्धति से जिस पाइप से हम उसको सिंचाई दे रहे हैं, तो उसके स्रोत में, पानी के स्रोत में क्या कर दिया जाता है, जैसे बड़े से टैंक है तो उस टैंक में ये फर्टिलाइजर को घोल दिया जाता है, या हर्बिसाइड्स है तो उसको घोल दिया जाता है, और उसके बाद फिर उस जल को सिंचाई के रूप में क्या किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसी पाइप में ही फ्लो करा दिया जाता है। तो इस प्रकार से सिंचाई भी हो जा रहा है और फर्टिलाइजर और हर्बिसाइड से हमने क्या कर दिया, पौधे तक पहुंचा भी दिया। तो फर्टिलाइजर के साथ में जब हम इरिगेशन कर रहे हैं तो इस पद्धति को फर्टिगेशन कहते हैं, फर्टिगेशन। और हर्बिसाइड के साथ जब हम इरिगेशन करते हैं तो इसको बोला जाता है हर्बिगेशन, HERBIGATION। तो प्रक्रिया पूछ सकता है हर्बिगेशन एंड फर्टिगेशन क्या होता है। हर्बिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन के साथ में जब हम हर्बिसाइड्स मिला के इरिगेशन करते हैं तो ये हर्बिगेशन कहलाया, और इसी ड्रिप इरिगेशन में जब फर्टिलाइजर डाल के हम इरिगेशन करते हैं तो ये फर्टिगेशन कहलाता है। दोनों एक साथ नहीं होते क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ठीक है, तो सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की प्रक्रिया फर्टिगेशन कहलाती है, और सिंचाई जल के साथ शाकनाशी या खरपतवारनाशी देने की प्रक्रिया हर्बिगेशन कहलाता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है। तो ऐसे करके इसमें ये क्या बताया गया है हम लोगों का, ये जो पूरा पद्धति है, ये सिंचाई की विधि के बारे में बात किया। तो सिंचाई की विधि में हमने मूल रूप से देखा है तो 4 प्रकार की चीज़ को अपन ने चर्चा किया है। ये जो 4 प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ों में कौन कौन से थे, सरफेस इरिगेशन था, सब सरफेस इरिगेशन था, स्प्रिंकलर इरिगेशन है और ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन को ही माइक्रो इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ड्रिप इरिगेशन पानी का सबसे कम खपत कर रहा है, इसलिए इसको माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। तो माइक्रो इरिगेशन का इसका जो जितने महत्वपूर्ण बिंदु है ये तो लिख दिए, मगर अभी कुछ पॉइंट्स मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनेंगे कि माइक्रो इरिगेशन की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है, जल पौधे के जड़ क्षेत्र में ही प्रत्यक्ष रूप से डाला जाता है। बिल्कुल सही बात है, ड्रिप इरिगेशन में हम यही काम करते हैं, जल को सीधा जड़ तक सप्लाई करते हैं, रूट लेवल तक। दूसरा है, जल डालने की दर कम होती है, किसकी तुलना में, जैसे यहाँ 1 घंटे में 1000 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ 1 घंटे में 1 से 4 लीटर बस जल की आवश्यकता पड़ रही है। फिर क्या होता है, जल अधिक लंबे समय तक डाला जाता है, जल बार बार कम ही अंतराल पर डाला जाता है, जल का रिसाव निम्न दाब पर भी होता है। इसके लिए हमें उच्च दाब की आवश्यकता होती है, इस विधि के लिए हमें निम्न दाब की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये जो कंटेंट जो हमको बताए गए हैं, ये सब क्या है, माइक्रो इरिगेशन के लाभ के बारे में था। तो सिंचाई की विधि में ये 4 प्रकार की विधि थी जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगले क्लास में हम बात करेंगे जल निकास को लेकर। जल निकास का सिर्फ हमें नाम देखना है और तरीका देखना है कि जल निकास वास्तव में हम क्यों कर रहे हैं करके। तो ये जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।